हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेबस की भी बात करूंगा, अपडेटेड सिलेबस की और अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और कौन सा पेपर कोड आपको सीयूटी के अंदर देकर आना है। तो सबसे पहली चीज देखो, सीयूटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी में एडमिशन लेना है। अब कुछ बच्चों की क्वेरी ये आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें एलएलबी करनी है लॉ सेंटर से या एलसी1 से करनी है। देखो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 सेंटर है, ठीक है, एलसी1, एलसी2 और कैंपस ऑफ लॉ सेंटर, ठीक है। अब इन तीनों में बेसिकली आपको लॉ में ही एडमिशन लेना है ना, एलएलबी में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, यानी सीयूटी का एग्जाम देना होगा, और सीयूटी पीजी के एग्जाम देना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके ऑलरेडी फॉर्म आउट हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आऊं, एलएलबी की वीडियो इसलिए लेट हुई क्योंकि ये मैं वेट कर रहा था बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन की। जब आप आते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर, एडमिशन 2025-26 सीयूटी का एक नोटिफिकेशन और एक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन का नोटिस है, यानी बीओपी। ये बेसिकली यहाँ पे आपका पूरा प्रोसीजर है, जहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज आपकी पूरी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करी होती है और सीयूटी के पेपर कोड मेंशन होते हैं। जब मैं नीचे यहाँ स्क्रॉल करता हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि बीए बंगाली करनी है तो कौन सा पेपर कोड देना है। यहाँ पे अगर आपको बुद्धिस्ट स्टडी करनी है तो कौन सा पेपर कोड देना है, यानी यहाँ पे सारी चीजें आपको मेंशन कर रखी है। फिलहाल यहाँ पे जब मैं एलएलबी के ऊपर सेक्शन पे आता हूँ तो एलएलबी का यहाँ जो सेक्शन है, आई थिंक 69, हाँ देखो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है। तो एलएलबी में एडमिशन के लिए पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा, आपके यहाँ 3 लॉ सेंटर हैं, ठीक है। तो एक एलसी1, एक एलसी2 और एक कैंपस लॉ सेंटर, ठीक है, सीएलसी जिसे हम कहते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं वो सीएलसी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में, मतलब ये तीनों आपको प्रीफरेंस में फिल करना पड़ता है, ये अभी नहीं फिल करना पड़ता, जब यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं उस टाइम पे फिल करना पड़ता है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सीयूटी के फॉर्म में हमने वो नहीं सिलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी नहीं सिलेक्ट करी, तो वो ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो सीयूटी में अभी मैं आपको वो ऑप्शन हटा दिया गया इस बार, ठीक है। पिछले साल था लेकिन इस साल ऑप्शन वो हट गया है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो ऑप्शन होता है उससे आपको घबराना नहीं है। जब आप लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम दे दोगे मार्च के अंदर, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम कब है, मार्च में है, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, जुलाई तक आपका बेसिकली यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, जून तक, जून में आ जाएगा, वो 1 महीना चलता है, ठीक है। वो हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म होते हैं। अब उसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा जिसमें आपको प्रीफरेंस भरनी होती है कि आप लोग सीएलसी का प्रीफरेंस नंबर 1 पे फिल करो या एलसी1 को प्रीफरेंस नंबर 1 पे फिल करो। ये आपके ऊपर चॉइस है, और उसी के बेस पर आपका कट ऑफ, यहाँ पे जब आती है कट ऑफ, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं एलएलबी की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे एलएलबी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 है। एक तो बैचलर डिग्री पे होनी चाहिए, एक मास्टर डिग्री पे। देखो, कई बच्चे होते हैं जो बीए कर लेते हैं या बीकॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं मास्टर में एनरोल हो जाता हूँ, यानी वो एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहे हो, यानी मास्टर प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो एमए कर लेते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि मैं एलएलबी कर लूं, ठीक है। तो ये चीज होता है कई बच्चों के साथ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बीए कर ली उन्होंने, या बीकॉम कर ली, या बीएससी कर ली, यानी बैचलर डिग्री उनके पास है, एक डिग्री है आपके पास। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो भैया एलएलबी के अंदर ही अपना करियर बनाऊंगा, तो फिर आप लोग एलएलबी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है, आपके पास अगर मास्टर बेस पे अप्लाई कर रहे हो या बैचलर बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपके 50% जो है क्या नाम है, बैचलर डिग्री में होने चाहिए या मास्टर डिग्री में होना चाहिए, आप जिस भी बेस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग बिलोंग करते हो, जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या ओबीसी एनसीएल से हो, तब आपके 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर हैं, ये ध्यान रखना। 45% उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सीडब्ल्यू कैटेगरी से, तो आप लोग यहाँ पे अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब ये कुछ बच्चे, ये भी एक क्वेरी ये भी हो सकती है, जैसे भैया मेरे 49 मार्क्स है, तो क्या मेरा
मैं सीयूटी पीजी का एग्जाम देकर आ जाता हूँ और सीयूटी पीजी में आपने स्कोर कर लिया बहुत अच्छा, यानी जो नॉर्मल कट ऑफ होती है, जो मैं मान लेता हूँ कट ऑफ जो गई है 300 में से मैं मान लेता हूँ 200, मतलब कट ऑफ का जो स्कोर है 200 पे एडमिशन बच्चों के हुए, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 172 तक भी कट ऑफ गई है, 159 भी कट ऑफ गई है। वो कट ऑफ की वीडियो एक अलग हो जाएगी, अगर आप मांगोगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन इन केस आपने जैसे 200 कट ऑफ गई है और आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में मार्कशीट 49% थी, तो यहाँ पे आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी तो आप लोग सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल कर लोगे, सीयूटी पीजी का एग्जाम दे दोगे। देखो सीयूटी पीजी का मेन मकसद है सिर्फ आप लोग एग्जाम देकर आ रहे हो, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, आपकी सारी चीजें जो भी वेरिफिकेशन होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कब होगी? जुलाई या अगस्त में, या जुलाई मान लो, जुलाई में होगी जब आपकी कट ऑफ आती है, तो ये ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे मैं आगे आता हूँ। सीयूटी का पेपर कोड अगर आपको मैं बताऊं तो कौन सा सीयूटी का पेपर आपको देकर आना है, COQ P11 वाला। अब यहाँ पे पेपर कोड में अभी डिस्कस करूंगा, सिलेबस डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे आया तो सीट कैटेगरी पे, तो यहाँ पे बात करते हैं अब सीट्स की। तो देखो यहाँ पे मैं पहले दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आते हो CLC है, LC1 है, LC2 है, टोटल 1170 सीट है। जनरल कैंडिडेट के लिए 433, SC ST के लिए 216, OBC के लिए 780 और EWS के 289, ठीक है, यानी 290 के करीब है, 289, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ कैटेगरी 2 के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देखते हो NA क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नॉट एप्लीकेबल है यहाँ, यानी मतलब ये है कि सभी बच्चों के एडमिशन जो है कैटेगरी 1 के अंदर होंगे। देखो कैटेगरी 1 उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो DU से पास आउट होते हैं, मतलब जो DU से पास आउट नहीं हुए हैं, यानी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहीं और से करी है, DU से नहीं करी, तो वो कैटेगरी 1 में आते हैं। और कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन DU से करते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे LLB एक अलग कोर्स हो जाता है, तो इस वजह से LLB में कोई भी रिजर्वेशन DU के स्टूडेंट्स का नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कैटेगरी 2 जो है यहाँ पे नील है, यानी कैटेगरी 2 के अंदर कोई एडमिशन नहीं होता, कोई सीट रिजर्व नहीं होती DU के लिए। यहाँ पे अगर आप लोग चाहे DU से ग्रेजुएट हो, चाहे आप लोग नॉन DU स्टूडेंट हो, यानी अपने भारत में कहीं से भी पढ़ाई करी हो, जो से मतलब UGC के अंडर में आती हो, कहीं से भी आपने पढ़ाई करी हो भारत के किसी भी कोने से करी हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो LLB के अंदर, ठीक है। मार्क्स परसेंटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप कैटेगरी 2 में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूं डिटेल में। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल जब आप लोग यहाँ पे आते हो कैटेगरी 2 में, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, यहाँ पे कैटेगरी 2 में भी सीट्स है। अभी कैटेगरी 2 में उन स्टूडेंट्स के लिए सीट दे रखी है जो बेसिकली अपनी बीकॉम वगैरह, जैसे यहाँ पे MCOM की बात हो रही है, तो जिन्होंने बीकॉम अपनी DU से करी है तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कैटेगरी 2 में रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। उनकी उनकी सीट्स जो है 50% रिजर्व्ड होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग देख रहे हो 6 सीटें यहाँ पे SRCC के अंदर है, तो कैटेगरी 2 के अंदर भी 6 सीटें SRCC में है, ठीक है, वो भी जनरल कैंडिडेट की, तो 50% सीट्स रिजर्व होती है। और बाकी जो कैटेगरी 1 में है वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स काउंट होते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा है। हालांकि LLB के अंदर आप लोग सभी किसके अंदर आओगे? नॉर्मल आओगे सभी, मतलब कैटेगरी 1 के अंदर आओगे, चाहे आप लोग DU से ग्रेजुएट हो, चाहे आप DU से ग्रेजुएट नहीं भी हो, ठीक है, कहीं से भी होगे आप लोग कैटेगरी 1 में आओगे। सो आई होप समझ गए होंगे। अब फिलहाल यहाँ पे मैं बात करता हूँ CUT के पेपर कोड की, यानी आपके सिलेबस की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैं सिलेबस पे क्लिक करता हूँ, सारी चीजें आपके सामने हो रही है, ठीक है। पेपर कोड एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं क्या है, COQ P11, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। COQ P11 यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। COQ P11 वाला कहाँ पे है? 10/7 COQ P11, ठीक है। आप लोग देख लो जनरल पेपर है COQ P11, ध्यान से आप लोग मैच भी कर सकते हो, जनरल पेपर है, आपको जनरल पेपर देकर आना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जनरल COQ P11, ठीक है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है, COQ P11, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात तो 75 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट नॉलेज से जो भी इसमें मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे फिलहाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है तो वो इंग्लिश में ही होगा, और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में ही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश यूसेज एरर है, जम्बल पैरा है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारी आपकी चीजें पढ़नी है। पैराग्राफ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में बेसिकली आपका ये है, ठीक है। तो इंग्लिश है, और यहाँ पे पहली बात तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों की एक आती है जनरल नॉलेज।
ठीक है। तो जनरल नॉलेज में आपको ये सारा पढ़ना है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज में हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, पॉलिटिक्स है, लीगल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद बेसिकली जब हम आते हैं तो कंप्यूटर बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर है, स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। तो ये जितनी भी सारी चीजें ना, ये तो आप लोग यार टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी थोड़ी ऊपर वाली में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। हालांकि कहने में आसान लगता है कि पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी, लेकिन किसी को नहीं पता कितना डीप चले जाए, ठीक है। अब ये भी सारी चीजें होती है। तो कंप्यूटर बेसिक्स के लिए तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ देख लो, जो बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक प्रोवाइड आपको करती हो, जिसमें सारी चीजें, ये सारे मतलब ये जितने आपके टॉपिक्स है सारे मेंशन हो, ठीक है। बाकी आप कहीं और से पढ़ ले, टीचर से पढ़ लो तो अच्छी बात है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में, बेसिकली ये आपको लॉजिकल रीजनिंग के सवाल ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, वो ये है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है बेसिकली यहाँ पे किसका, मैथ वगैरह का पार्ट है, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पार्ट, ठीक है, टाइम डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। तो ये आपका सिलेबस जो है बेसिकली कहाँ से मिल जाएगा, जब आप सिलेबस के सेक्शन पे आओगे तो ये आपको सिलेबस जो है कॉमन सब्जेक्ट के अंदर COQ P11 वाले सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल जब मैं आता हूँ तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात करनी थी मेरे से, मतलब मेरे को, कि आपका जो है एग्जाम कब होगा। तो जब मैं CUTPG की वेबसाइट पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ऊपर वाला पे आपका नोटिफिकेशन है, अब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जब देखते हो अनाउंसमेंट, यहाँ पे आप लोग देखोगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे, तो आपका जो एग्जाम है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 13 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको जो स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि भैया LLB का एग्जाम कब होगा, यानी जिनका पेपर कोड ये वाला है COQ P11 वाला, उनका एग्जाम कब होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो ये पर्टिकुलर डेट शीट जो है ये कब रिलीज होती है, एग्जाम के एक हफ्ते पहले, ठीक है। यानी आप लोग ये मान के चलो, जब 13 मार्च से आपका एग्जाम होगा तो 6 मार्च तक आपका जो है बेसिकली डेट शीट आ जाएगी। और 6 मार्च को जो डेट शीट आएगी उसमें पर्टिकुलर मेंशन होगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम होगा और कौन से उसमें होगा, मतलब कितनी कौन सी डेट को एग्जाम होगा, ठीक है। हो सकता है आपका 13 मार्च को ही हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको 25 मार्च को हो जाए, ये भी हो सकता है कि 31 मार्च को हो जाए, लेकिन ये है कि 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में ही आपका पेपर होना है, ठीक है। और जो एग्जैक्ट डेट और जो एग्जैक्ट आपका क्या नाम है, जो एग्जैक्ट डेट है और जो आपकी एग्जैक्ट कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा, ये आपकी डेट शीट में मेंशन होकर आता है, ठीक है। तो ये डेट शीट एक हफ्ते पहले आती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका एग्जाम इस दिन है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूंगा यार, देखो आप लोग इसी दिन को मानकर चलो कि आपको 13 मार्च को एग्जाम हो जाए, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया मार्च में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। देखो वो ख्याल छोड़ दो, लास्ट ईयर भी कई स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, मतलब आप लोग सोचो कि फरवरी की लास्ट आ गई थी, उस टाइम पे पोस्टपोन्ड की इतना ज्यादा हो गया था कि अब तो पोस्टपोन होना ही होना है, लेकिन क्या करा था एनटीए ने, एग्जाम कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखो मेरा तो यही है, आपसे ये कहूंगा कि आप लोग इसी टाइम पीरियड पे पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो, मतलब क्योंकि देखो CUT UG का भी एग्जाम कंडक्ट होना है मई के अंदर, ठीक है, मई के अंदर ही वो कंडक्ट होता है। और अगर आपका मार्च में हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एनटीए का काम यार बहुत सारी चीजें करना है। लास्ट ईयर तो इलेक्शन था तो इस वजह से ज्यादा जल्दी हो गया था आप लोगों का एग्जाम। इस साल भी इन्होंने मार्च ही रखा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये मई और जून रख भी नहीं सकते, क्योंकि मई और जून में इन्होंने 2023 में रखा था, तो 2023 में जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के साथ बच्चों के पेपर जो है क्लेश हुए थे, ठीक है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में जो आपके पेपर हैं वो यहाँ पे कब चलते हैं, जून में या मई में, मई जून से स्टार्ट हुए थे। मैं अगर DU की बात करूँ तो मई के लास्ट या जून की शुरुआत में आपके पेपर स्टार्ट हुए थे, सेमेस्टर के जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लास्ट सेमेस्टर क्या वहाँ पे सभी सेमेस्टर के, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, बाकी आपके ऊपर है आप कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी ये सारे सब्जेक्ट हैं, पेपर आप लोग सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस इन केस अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इंस्टा पे मैसेज कर देना। इंस्टा पे अगर PDF चाहिए, क्योंकि PDF फॉर्मेट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप ही मैसेज करना, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको सिलेबस वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग CUT का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, CUT का टेलीग्राम पर्टिकुलर बना हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यही सारी चीजें, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।